सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पर आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस। इसकी चर्चा हम करेंगे। हम इसको इस तरह से लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि माल्थस जो थे उन्होंने 1798 में जब एक एस्से लिखा था, उस एस्से के बेस पे माल्थुसियन थ्योरी जो है वो सामने आई। और माल्थस जो थे वो एक डिटर्मिनिस्ट थे। डिटर्मिनिस्ट होने के साथ साथ वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे थे। हम माल्थस की तमाम मान्यताओं की बात करेंगे। हम सिद्धांत की बारीकियों से चर्चा करेंगे। कई तरह के ग्राफ्स और डायग्राम्स का हम इस्तेमाल करेंगे माल्थस के सिद्धांत को समझने के लिए। फिर हम माल्थस के सिद्धांत की जो आलोचना से जुड़े हुए पक्ष हैं हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नियो माल्थुसियन और एंटी माल्थुसियन स्कूल्स की, और हम बात करेंगे कि ये स्कूल कैसे डिफर करते हैं, क्या अंतर है इन दोनों में, कौन लोग हैं जो नियो माल्थुसियन हैं, कौन लोग हैं जो एंटी माल्थुसियन हैं। उसके बाद हम लोग जो माल्थुसियन जो धारा चली हम उसको डिटेल में करेंगे। और फिर लास्ट में हम फिर से आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे पूरे सिद्धांत की, माल्थस और नियो माल्थस दोनों की मिला के। तो पहले हम केवल माल्थस की बात करेंगे, माल्थस का पूरा सिद्धांत करेंगे, माल्थस की आलोचनाएं करेंगे। फिर बाद में हम नियो माल्थुसियन जो स्ट्रीम शुरू हुई हम उसकी बात करेंगे। बाद में हम उसको फिर एक बार फिर हम देखेंगे कि भाई किन किन बातों पर इस पूरे की पूरी जो माल्थुसियन और नियो माल्थुसियन धारा है इसकी आलोचना हुई। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माल्थस के सिद्धांत की। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे माल्थस, जिन्होंने सबसे पहले जनसंख्या का सिद्धांत दिया। हालांकि इससे पहले कुछ प्रयास हुए थे लेकिन ये सबसे सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था टू गिव अ थियरी ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, माल्थस ने पहली बार जनसंख्या वृद्धि और अन्य जनांकीय परिवर्तनों एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश की। और यही कारण है कि आज भी जब हम पॉपुलेशन थियरीज की बात करते हैं तो हम सबसे पहले माल्थस की बात करते हैं। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माल्थस ने पहली बार जनसंख्या वृद्धि को किसके साथ जोड़कर देखा, अन्य जनांकीय परिवर्तनों अर्थात जो अदर डेमोग्राफिक चेंजेस है उसके साथ जोड़कर देखा, और उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव को भी समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो इस तरह से ये सिद्धांत आगे बढ़ा। ये एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के आदमी थे, है ना। ये निश्चयवादी धारा के आदमी थे माल्थस। निश्चयवादी धारा इसलिए कहेंगे हम क्योंकि आप पूरे माल्थस के सिद्धांत को पढ़ोगे तो आप एक चीज देखोगे कि माल्थस ने कहीं ना कहीं ये बताया कि यदि ह्यूमन पॉपुलेशन यदि अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होती है तो अर्थ अपने आप अपना बैलेंस रिस्टोर कर लेती है, अर्थात नेचर अपने आप अपना बैलेंस रिस्टोर करने की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग हैं वो डिटर्मिनिस्टिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। एक और बात सामने आएगी, वो ये आएगी कि माल्थस ने मनुष्य को अन्य जो पेड़ पौधे और अन्य जो जीव हैं, पशु हैं, उनके तुल्य माना। ठीक है, तो मनुष्य की क्षमताओं को कम आंका और प्रकृति को कहीं न कहीं इन्होंने सर्वोपरि रखा। इन बातों से साफ पता लगता है कि माल्थस जो थे वो निश्चयवादी धारा से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि माल्थस का जो उपागम था वो मानववादी था। ठीक है, मानव जो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के आदमी थे माल्थस। मानववादी उपागम से क्या तात्पर्य है उसको समझने की कोशिश करना। इस पूरे सिद्धांत के पीछे जो मेन फिलॉसफी थी माल्थस की, वो क्या थी? माल्थस इस बात की ओर इशारा करना चाहता था कि यदि आप मनुष्य समाज के सामने आने वाले खतरों और संकटों से बचना चाहते हैं तो आपको पहले से ही कुछ कर लेना चाहिए। जो उसने प्रिवेंटिव चेक्स की बात की थी, ठीक है, जो कृत्रिम उपाय उसने बताए थे, उससे उसने ये इशारा किया कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें किसी न किसी रूप में या तो प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ेगा। ठीक है, वो कोई भी कैलामिटी हो सकती है, वो पैंडेमिक हो सकती है, वो एपिडेमिक हो सकती है, ठीक है, वो फैमिन हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि वो ह्यूमन ग्रुप्स में क्लैशेस हो सकते हैं, वार हो सकता है ना। तो माल्थस ने इस ओर इशारा किया कि यदि इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो संसाधनों पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमें संघर्ष की स्थिति देखनी पड़ेगी। उसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, या कोई प्राकृतिक विभीषिका जो है वो बहुत सारे जो जनसमूह को लील कर देगी, वो बहुत सारी जो हमारे जनसंख्या है उसको खत्म कर देगी। यदि इस प्रकार के प्रभावों से बचना चाहते हैं, है ना, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ऐसी स्थिति ना आ पाए। तो कहीं न कहीं जो माल्थस की सोच है वो मानव कल्याण से जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि हम ये कहते हैं कि माल्थस मानवतावादी उपागम की धारा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चूंकि उनकी दृष्टि सदैव मानवता के कल्याण की सोच पर टिकी हुई थी, इस सिद्धांत को देने के पीछे जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? इस बात को प्रकाश में लाना कि कैसे जनसंख्या वृद्धि मानव कल्याण पर प्रभाव डालती है, कैसे जनसंख्या वृद्धि मानव कल्याण पर प्रभाव डालती है। इसका मतलब कि जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध कहीं ना कहीं मानव कल्याण से संबंधित दशाओं से है। ठीक है, तो यहीं पर फिर पता लगता है कि माल्थस मूलतः मानवतावादी दृष्टिकोण या मानवतावादी उपागम की इस धारा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, माल्थस का सिद्धांत पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभवों पर आधारित था। यह ध्यान रखना, जैसे आपने देखा होगा कि जो डेमोग्राफिक मॉडल है ना, जो ट्रांजिशन मॉडल है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जनांकीय संक्रमण का जो मॉडल है, वो भी पाश्चात्य देशों के अनुभवों पर आधारित है। उसी प्रकार माल्थस का सिद्धांत भी पश्चिमी देशों के अनुभवों पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चूंकि माल्थस निश्चयवादी उपागम से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसने जनसंख्या वृद्धि एवं उसके प्रभावों को समझने के लिए जैविक उपागम का अनुसरण किया। यह ध्यान रखना बेटा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे माल्थस निश्चयवादी स्कूल से था, माल्थस जो है उसका उपागम मानववादी था या मानवतावादी था। ठीक है, माल्थस जो है वो जैविक उपागम का अनुसरण करता है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें देखो कि हम इसको बायोलॉजिकल अप्रोच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माल्थस ने मनुष्य की तुलना किससे की? मनुष्य की तुलना वनस्पति और जीवों से की। लेकिन मनुष्य जो है वो अन्य जीवों और वनस्पति की भांति नहीं है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। ठीक है, तो मनुष्य के विजडम जो है उसको कोई स्थान नहीं दिया। ठीक है, मनुष्य की जो क्षमताएं हैं जो अन्य पशुओं, अन्य जंतुओं और वनस्पति से भिन्न है, उसको कोई स्थान नहीं दिया। इन्होंने क्या किया? सीधा सीधा किससे जोड़ दिया? मनुष्य को किसके समकक्ष बता दिया? वनस्पति और अन्य जीवों के समकक्ष बता दिया। क्लियर? अब देखिए यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिए। माल्थस ये आर्ग्यूमेंट देता है
कि जिस तरह से वनस्पति और जीव जंतुओं की जनसंख्या पर अनेकों कारकों का प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की जनसंख्या जो है उसमें होने वाले परिवर्तन भी अनेकों कारकों से प्रभावित होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो भी जीव जंतु हैं, जो वनस्पति है, वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वो किसी प्रकार के कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, और ना ही लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसने मनुष्यों को भी यही मान लिया, लेकिन बाद में लेटर ऑन उसने जब प्रिवेंटिव चेक्स की बात की थी तब उसने ये कहा था कि मनुष्य जो है कृत्रिम तरीके से यदि अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर ले तो उसको पॉजिटिव चेक्स अर्थात जो सकारात्मक उपाय हैं, है ना, जो प्राकृतिक नियंत्रक हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, वो उससे बच सकता है, पॉजिटिव चेक्स के प्रकोप से बच सकता है। इसीलिए जो माल्थस के उपागम को जैविक उपागम के रूप में देखा जाता है। चलिए रीड आउट करके देखते हैं। माल्थस ने माना कि जिस प्रकार पौधे और पशुओं की जनसंख्या की वृद्धि विभिन्न कारकों से प्रभावित व नियंत्रित होती है, ठीक उसी प्रकार मानवीय जनसंख्या की वृद्धि भी विभिन्न कारकों से प्रभावित और नियंत्रित होती है। ठीक है, जबकि ये एक जैसी स्थिति नहीं है ना। मानव जो है वो अपनी जनसंख्या को कृत्रिम तरीके से नियंत्रित भी कर सकता है, जबकि जो वनस्पति और जीव जंतु है उनकी जनसंख्या का नियंत्रण पूरी तरह से प्राकृतिक कारकों पर निर्भर है। ठीक है। 1798 में 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन निबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए माल्थस ये सिद्धांत देते हैं। माल्थस ने माना कि किसी निश्चित क्षेत्र में वहां की जनसंख्या को प्राप्त जीविकोपार्जन के संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव अनिवार्य है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी निश्चित क्षेत्र की एक सर्टेन कैरिंग कैपेसिटी होती है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि किसी भी क्षेत्र की एक निश्चित वहन क्षमता होती है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा तक वो क्षेत्र जनसंख्या को पोषित कर सकता है, लेकिन यदि वो जनसंख्या उससे और अधिक होती है तो जनाधिक्य की स्थिति होती है, ओवर पॉपुलेशन की स्थिति होती है, और वहां पर पॉपुलेशन प्रेशर की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। वहां पर संतुलन जैसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। समझ रहे हो? मैं फिर बताता हूं। 1798 में माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत नाम से एक निबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, और उसमें माल्थस ने माना कि किसी निश्चित क्षेत्र में वहां की जनसंख्या को प्राप्त जीविकोपार्जन के साधनों पर जनसंख्या का दबाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब किसी भी क्षेत्र में असीमित जनसंख्या को वहन करने की क्षमता नहीं होती। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वहन करने की क्षमता अर्थात कैरिंग कैपेसिटी जो है वो निश्चित है। ठीक है, तो यदि हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो उसकी भी जनसंख्या वहन करने की क्षमता निश्चित है। हालांकि माल्थस कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले जो तकनीकी विकास है उस पर वो पूरा ध्यान नहीं देता। ठीक है, वो इस बात को मानता है कि जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि कर रही है, यदि इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि करती रही तो बहुत कम समय में जनसंख्या उपलब्ध संसाधन आधार जो है जो इसको पोषित कर सकता है उस बिंदु को पार कर जाएगी, जिसको हम माल्थुसियन ट्रैप कहते हैं। और यदि उसको पार कर जाएगी तो जो अधिशेष जनसंख्या है उसका भरण पोषण संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में जो सकारात्मक उपाय हैं या जो प्राकृतिक नियंत्रक हैं जिनको हम पॉजिटिव चेक्स कहते हैं वो काम करेंगे और जनसंख्या धड़ाम से वापस नीचे गिरेगी, ताकि पुनः संतुलन की स्थिति जो है उसको प्राप्त किया जा सके। क्लियर?
ये स्लाइड मैं समझता हूं समझ में आ गई होगी, जितनी भी बातें इस स्लाइड में हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो, माल्थस कहता है कि किसी निश्चित बंद क्षेत्र में जिसका अन्य क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध ना हो, पहले इस बात को पकड़ो, ठीक है। इट इज अ क्लोज्ड आइसोट्रॉपिक सरफेस, आइसोलेटेड एरिया, ठीक है। अर्थात ये एक ऐसा बंद क्षेत्र है, समरूप क्षेत्र है, विलग क्षेत्र है, जिसका अन्य क्षेत्रों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के पास जीविकोपार्जन और वहन के लिए वही संसाधन उपलब्ध है जो उस क्षेत्र में मौजूद है। समझ में आ गई बात। इसका दूसरा पक्ष देखिए, एवं जहां तकनीकी परिवर्तन ना हो, ठीक है, वहां पर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वहां की जनसंख्या यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो छोटे काल में ही निर्वहन संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाएगी, ठीक है। यदि ऐसा क्षेत्र जो एक विलग क्षेत्र है, जिसका जो अदर एरियाज है उनके साथ में कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है, और एक बार के लिए हम ये मानते हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है, ऐसी दशा में यदि हम देखें तो वहां की जनसंख्या को यदि कंट्रोल नहीं किया गया, उसको नियंत्रित नहीं किया गया, तो बहुत छोटे समय में ही वो जनसंख्या वहां पर उपलब्ध निर्वहन के जो संसाधन मौजूद हैं उनकी तुलना में ज्यादा हो जाएगी। अर्थात ओवर पॉपुलेशन की दशा हमें देखने को मिलेगी, जनाधिक्य की दशा हमें देखने को मिलेगी। क्लियर। चलिए फिर आगे देखो, माल्थस ने माना कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या उस सीमा तक ही बढ़ेगी जहां तक निर्वहन के संसाधनों की उपलब्धता बनी रहेगी, ठीक है। और यदि जनसंख्या इस मार्क को पार करेगी तो एक निश्चित सीमा तक बढ़ती रहेगी, उसके बाद युद्ध के कारण, महामारी के कारण, अकाल के कारण, ठीक है, किसी भी प्रकार की अन्य प्राकृतिक विभीषिका के कारण जनसंख्या जो है उसका आकार एकदम से गिरेगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मृत्यु के शिकार होंगे और वापस जो है वो प्रकृति है वो अपना संतुलन स्थापित करेगी। ऐसा लंबे समय तक रह नहीं सकता कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र में मौजूद वहन के संसाधनों से कई गुना ज्यादा बनी रहे। ऐसा लंबे समय तक संभव नहीं है और पॉजिटिव चेक्स के द्वारा, प्राकृतिक नियंत्रकों के द्वारा या सकारात्मक उपाय के द्वारा जनसंख्या के आकार में कमी आएगी। बड़ी संख्या में जनसंख्या की हानि होगी, बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवाएंगे। क्लियर, पूरी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके और अजम्पशंस देखते हैं माल्थस के। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना कि जब हम किसी भी सिद्धांत को पढ़ते हैं और जब हम उस सिद्धांत को देने वाले विद्वान के अजम्पशंस या मान्यताएं देखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस सिद्धांत की जो रचना है वो इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। क्लियर, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। सबसे पहली मान्यता जो है वो ये है कि भाई जनसंख्या के लिए खाद्य संसाधन जो है वो जरूरी है, ठीक है। खाद्य संसाधनों की उपलब्धता मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि खाद्य संसाधन नहीं होंगे तो लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि खाद्य संसाधन सीमित जनसंख्या के लिए ही मौजूद हैं तो अधिशेष जनसंख्या जो है, जिसे खाद्य संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, वो किसी न किसी रूप में मृत्यु का शिकार होगी, ठीक है। वो चाहे उसके लिए चाहे
युद्ध उत्तरदायी हो, चाहे अकाल उत्तरदायी हो, चाहे उसके लिए महामारी उत्तरदायी हो, है ना, किसी भी कारण से। तो पहली मान्यता क्या है कि खाद्य संसाधनों की अनिवार्यता। ठीक है, खाद्य संसाधनों की जो उपलब्धता है वो मानव के जीवित रहने के लिए परमावश्यक है। चलें आगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, दूसरा जो मान्यता, सॉरी अजम्पशन देखिए। ठीक है, पहले में क्या बात की है, खाद्य संसाधनों की उपलब्धता की बात की है। दूसरा है कि मनुष्यों के बीच यौन संबंधी इच्छा लगातार बनी रहेगी। ये बात बायोलॉजिकली देखें तो बिल्कुल सही है। मैंने पहले भी किसी लेक्चर में मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की बात की थी। उसमें मैस्लो सेक्स को प्राइमरी नीड्स में मानता है। ठीक है, कि रोटी कपड़ा और मकान के जैसे ही ये भी एक प्राइमरी और बेसिक नीड की तरह है सेक्स, लेकिन इसकी पूर्ति ना होने पर मनुष्य जो है वो मरता नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति ना होने पर मनुष्य का जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ता है। ठीक है, अब देखो, वो कह रहा है कि मनुष्यों के बीच यौन संबंध की जो इच्छा है ना, वो लगातार बनी रहेगी। यही कारण है कि बच्चे पैदा करने की इच्छा भी लगातार बनी रहेगी। अब हम बाद में मूल्यांकन करेंगे कि क्या यौन संबंधों के प्रति आकर्षण बच्चे पैदा करने से जुड़ा हुआ है। क्या जरूरी है कि यौन संबंध बने तो बच्चे पैदा हों ही? यदि जरूरी है तो यूरोप के बहुत सारे देशों के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि दरें हैं वो ऋणात्मक क्यों हैं? क्लियर? तो मूल्यांकन हम बाद में करेंगे। ठीक है, जब हम आलोचना पर जाएंगे कि ये जो मान्यताएं हैं वो कितनी सही हैं। ठीक है, तीसरी बात, माल्थस ये कहता है कि जनसंख्या वृद्धि और जीवन स्तर में सीधा धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जीवन स्तर ऊंचा जाएगा वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि जो है वो गति लेगी। अर्थात जीवन स्तर में बढ़ोतरी जनसंख्या की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है ना। जैसे जैसे जीवन स्तर ऊंचा जाएगा वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि भी ऊंची जाएगी। तो ये जो माल्थस ने मान्यता प्रस्तुत की, ये तार्किक आधार पर सही प्रतीत नहीं होती। इसका भी डिस्कशन हम आगे करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो पिछड़े समाज हैं हमें उनमें ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे जीवन स्तर ऊंचा जाता है वैसे वैसे जनसंख्या की वृद्धि दरें नीची जाती है। ठीक है, अर्थात यदि जीवन स्तर में सुधार होगा तो बच्चे पैदा करने की इच्छा में वृद्धि होगी। चौथी मान्यता, कृषि उत्पादन में घटती लब्धि का नियम काम करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि कृषि उत्पादन में घटती लब्धि का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो काम करता है। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ ये होता है कि जो भूमि क्षेत्र है, या यूं कहें जो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, सरफेस एरिया है, वो नियत है, नॉन इलास्टिक है, अप्रत्यास्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी क्षेत्र से एक सीमा तक तो इनपुट बढ़ाते रहिए, उससे आपको अच्छी मात्रा में प्रतिफल मिलते रहेंगे, उत्पादन मिलता रहेगा। लेकिन उसकी एक सीमा है। उसके बाद यदि आप इनपुट बढ़ाते हैं, चाहे आप लेबर के रूप में बढ़ाएं, चाहे आप किसी और रूप में बढ़ाएं, तो फिर क्या होता है, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है और लाभ घटते जाते हैं। ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो चार मान्यताएं ध्यान रखनी है। पहली मान्यता ये है कि भाई खाद्य संसाधनों की उपलब्धता जो है वो मनुष्यों के जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा माल्थस ने कहा, केवल वो बात कर रहा हूं मैं अभी। दूसरी ये है कि
मनुष्यों के बीच में यौन संबंधी इच्छा जो है वो लगातार बनी रहती है और यही कारण है कि बच्चे पैदा करने की इच्छा भी लगातार बनी रहती है। ठीक है। तीसरा जो है वो ये बताया कि जीवन स्तर और जनसंख्या वृद्धि में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाई जाती है, सीधा संबंध पाया जाता है। अर्थात जीवन स्तर जैसे जैसे ऊंचा जाएगा बच्चे पैदा करने की इच्छा जो है वो भी उसी दर से बढ़ेगी। और चौथी बात जो बताई कि कृषि उत्पादन में घटती लब्धि का नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो काम करता है। इन चार मान्यताओं के ऊपर माल्थस का सिद्धांत टिका हुआ है। ठीक है। तो इन चारों मान्यताओं को संज्ञान में रखना है। अब देखो हम माल्थस के सिद्धांत को समझते हैं बिंदुवार, है ना। हम पूरे माल्थस के सिद्धांत की जो मूल बॉडी है अब उसके ऊपर आ रहे हैं, है ना। और एक एक करके हम उसके तमाम पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो माल्थस ने कही, उसने कहा कि पॉपुलेशन की जो वृद्धि है वो ज्यामितीय दर से देखी जाती है। ठीक है। अर्थात जियोमेट्रिक रेट से पॉपुलेशन प्रोग्रेस करती है, पॉपुलेशन की वृद्धि देखने को मिलती है ना। गुणोत्तर श्रेणी से हमें जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिलती है। क्लियर? समझते हैं क्या मतलब है इसका। माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो ज्यामितीय दर से होती है। किससे होती है? वो ज्यामितीय दर से होती है ना। जनसंख्या में जो वृद्धि है वो किससे होती है? वो होती है ज्यामितीय दर से, जियोमेट्रिक रेट से, है ना। और जियोमेट्रिक रेट को यदि समझना हो तो आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझिए, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। आप इसको देखो, ये 2 है ना। और यदि आप 2 का स्क्वायर कर दो तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 4 है, आप यदि 4 का स्क्वायर कर दो तो 8 आ जाएगा। ये 8 है, यदि आप 8 का स्क्वायर कर दो तो 16 आ जाएगा। इस तरह से जो प्रोग्रेशन होता है उसको हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस तरह से बढ़ती है जनसंख्या। ठीक है। और यदि इसे हम कंट्रोल नहीं करें, यदि हम किसी भी तरह के चेक्स नहीं लगाएं, है ना, यदि ये जनसंख्या जो है वो निर्बाध बिना किसी अवरोध के बढ़ती रहे तो 25 वर्ष में ये दुगनी हो जाएगी। ठीक है। अब ये 25 वर्ष में डबल हो रही है, दैट मीन्स 100% ग्रोथ। क्या मतलब हुआ इसका? 100% वृद्धि। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है। हालांकि ये अलग बात है कि हमें दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल रेयर मिलते हैं जहां 25 साल में जनसंख्या डबल हुई हो, है ना। ये रेयर मिलते हैं एग्जाम्पल। विशेष तौर पे जो लास्ट 2 सेंचुरीज हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अर्थात जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखी, वहां भी हमको ये एग्जाम्पल रेयर मिलते हैं। उससे पहले तो भूल जाइए, उससे पहले तो मानव के इतिहास में ये स्थिति कभी देखने को मिल ही नहीं सकती। क्लियर? अगली बात हम बात करते हैं जो खाद्य संसाधन है ना, या केवल संसाधनों की वृद्धि बोलो तो भी हमारा इशारा खाद्य संसाधनों की तरफ होगा। ठीक है। तो जो संसाधनों में वृद्धि होती है, जो रिसोर्स ग्रोथ है, ठीक है, वो मैथमेटिकल रेट से होती है, वो गणितीय दर से होती है। किससे होती है? वो गणितीय दर से होती है। ठीक है। तो ये जो गणितीय दर है ये समानांतर श्रेणी से बढ़ती है, अर्थात जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें देखने को मिलता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। यदि हम इस बात को संज्ञान में रखें, है ना, ठीक है, और हमें एक बात ये पहले ही पता है कि माल्थस ने अपनी मान्यता में भी दे दिया था कि कृषि उत्पादन जो है वो घटते लाभ के नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है, ठीक है, उसका अनुसरण करता है। ठीक है। तो
कृषि उत्पादन के स्तर पर घटते लाभ का नियम लागू होता है। यह मान्यता में पहले ही माल्थस बता चुके हैं। ऐसा इसलिए है चूंकि भूमि की उपलब्धता अप्रत्याशित है। जो लैंड रिसोर्स है वो नॉन इलास्टिक है ना। जो भूमि संसाधन है वो क्या है, नॉन इलास्टिक है। आप भूमि को बड़ा नहीं कर सकते। पृथ्वी का जो सतही क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया है, वो नियत है, ठीक है। तो जो लैंड रिसोर्सेज है आपके पास में, है ना, जिस रिसोर्स के ऊपर आप खेती करते हैं, ठीक है, वो क्या है, नियत है, वो नॉन इलास्टिक है। आप उसको खींच कर बड़ा नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते हो। माल्थस कहता है कि 25 वर्षों में जहां जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या डबल हो जाती है और उसमें 100% वृद्धि होती है, 25 वर्षों में संसाधन वृद्धि जो है या खाद्यान्न उत्पादन जो है उसमें केवल और केवल 25% वृद्धि ही होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो आज की स्थिति है और आज से 25 साल बाद की बात करें तो आज से 25 साल बाद जो जनसंख्या आज है, मान लीजिए आज जनसंख्या जो है वो मान लीजिए कि 1 करोड़ है, तो वो जनसंख्या 2 करोड़ हो जाएगी। लेकिन जो खाद्य संसाधन है उनकी बढ़ोतरी यदि आज मान लीजिए कि 1000 करोड़ टन है, तो वो बढ़कर जो है वो कितनी हो जाएगी, 1250 करोड़ टन ही होगी। अर्थात उसमें केवल और केवल 25% की बढ़ोतरी होगी। क्लियर? होप आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऐसा होने पर खाद्य संसाधनों की उपलब्धता और जनसंख्या के आकार के बीच में असंतुलन आना तय है। यदि वो शुरू वाले 25 वर्षों में नहीं आएगा तो अगले 25 में आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा तो उससे बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आप इस थोड़ा सा ग्राफ्स जो है उनके ऊपर गौर करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां पर ये है जनसंख्या, ठीक है। आप देखना जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, वो किसको बता रही है, वो जनसंख्या को बता रही है। और आपकी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो बता रही है फूड रिसोर्सेज, है ना, या फूड सप्लाई। क्लियर? अब आप देखो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो ज्यामितीय वृद्धि दिखाती है, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वहां देखने को मिलता है। तो ये क्या होगी, ये जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी पीरियड में संसाधन कैसे बढ़ेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्लियर? तो जो चौथा स्टेज आएगा, है ना, वहां तक पॉपुलेशन जो है वो हो गई 8 टाइम्स और रिसोर्सेज है वो कहां पहुंचे, केवल 4 पे। आई बात समझ में? यहां साफ पता लग रहा है कि समय के साथ जो जनसंख्या भार है वो बढ़ता जाएगा और रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो श्रिंक होती रहेगी। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन जो है वो वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको पार कर जाएगी, और माल्थस ने क्या कहा था, यदि नियंत्रित नहीं किया जाए तो जनसंख्या 25 साल में किसी भी क्षेत्र में डबल हो जाएगी। क्लियर? तो ये रिलेशन आपको साफ समझ में आ रही है कि ये रिलेशन जो है ये जनसंख्या वृद्धि और खाद्य संसाधनों की उपलब्धता के बीच में क्यों देखने को मिल रही है। ये हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा क्यों है। क्लियर? अब यहां पे देखिए, ये जनसंख्या की वृद्धि का वक्र है और ये साफ बता रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि जो है वो एक्सपोनेंशियल है। जो जनसंख्या की वृद्धि है वो एक्सपोनेंशियल रेट से हो रही है, तभी तो ये ग्राफ लगातार तीखा होता जाता है ना। और इसमें जो इंक्रीज है वो काफी फास्ट होता जाता है समय के साथ। तो ये अमाउंट है, मात्रा है, या यूं कहें कि ये जनसंख्या का आकार है जो बढ़ रहा है, और ये समय है, समय के साथ कैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। आपने देखा
इसे जे कर्व कहते हैं। आपने देखा होगा, यदि आप पिछली सदी में जनसंख्या वृद्धि देखो तो वो इसी तरह से बढ़ी है ना। विशेष तौर पे जो पिछली 2 सदियों की आप जनसंख्या वृद्धि ले लो, है ना, मानव जनसंख्या की वृद्धि को, ऑलमोस्ट वो जे शेप जो है उसको फॉलो करती है। यदि आप देखो कि जनसंख्या 1 अरब कब थी, है ना, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जनसंख्या 1 अरब पहुंचती है ना। फिर वो 1 से 2 अरब होती है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। आप इसको यदि कर्व बना के दिखाओ, है ना, एक तरफ आप जनसंख्या दिखाओ, दूसरी तरफ आप समय दिखाओ, तो जे शेप कर्व मिलता है आपको। ठीक है। फिर देखो, यदि आप यहाँ कैरिंग कैपेसिटी देखो तो कैरिंग कैपेसिटी को क्या बताया है, स्टेबल बताया है ना। ठीक है, हियर देयर इज नो चेंज। ये देखिए कैरिंग कैपेसिटी में क्या है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, है ना, ये देखो कैरिंग कैपेसिटी तो क्षेत्र की नियत है, कैरिंग कैपेसिटी क्षेत्र की नियत है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन जो है वो यहां पर ये ब्लू लाइन बता रही है कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ते 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 वो जो कैरिंग कैपेसिटी की सीमा को छू लेता है। इसका मतलब कि किसी भी क्षेत्र की जो क्षमता थी उतना आप उससे ले रहे हो। ठीक है, अब देखो ये है जनसंख्या। अब यहां इस बिंदु के बाद ये जनसंख्या जो है ये क्या करती है, ये खाद्यान्न उपलब्धता वाले वक्र को पार कर जाती है। इसका मतलब अब जनाधिक्य की स्थिति है, उपलब्ध संसाधनों पर जनसंख्या का भार ज्यादा हो गया है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन हो गई है क्षेत्र में, उसको बताती है। ठीक है, ये तीनों के तीनों वक्र हमें अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए। और वक्र देखते हैं, चलिए अब देखिए, आप इसमें देखिए कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड अर्थमेटिक ग्रोथ, है ना। जो घातांकी या घातीय वृद्धि होती है जनसंख्या में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जनसंख्या की, और अंकगणितीय या गणितीय या अर्थमेटिक जो ग्रोथ होती है वो होती है खाद्य संसाधनों की या संसाधनों की। आप इस डायग्राम में ये जनसंख्या का आकार है, और ये जनसंख्या में, ये देखिए ये जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है ना, ये देखो ये वाला वक्र, ये जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ये कैसी हो रही है, एक्सपोनेंशियल, है ना। ये घातांकी या घातीय वृद्धि है। देखो ये वाली जो वृद्धि हो रही है ये कैसी हो रही है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। और अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है किसमें, ये हो रही है संसाधनों की उपलब्धता में। ठीक है, अब यहां पर ये वो बिंदु है जहां पर जनसंख्या जो है वो उपलब्ध संसाधन क्षमता को पार कर गई है। इसका मतलब अब कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा, उनको निर्वहन के लिए संसाधन नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आती है, ये देखिए आप यहां पर, ये स्थिति यहां आई, देखिए यहां पर इस बिंदु पर आई ये स्थिति, तो कुछ समय के लिए तो जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, लेकिन बाद में एक बिंदु ऐसा आता है जहां से जनसंख्या धड़ाम से नीचे गिरती है। एंड दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चेक्स। ये सकारात्मक उपाय या प्राकृतिक नियंत्रकों के द्वारा होता है। वो युद्ध हो सकता है, महामारी हो सकती है, कोई और प्राकृतिक विभीषिका हो सकती है ना, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है। ठीक है, वो फैमिन हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो जनसंख्या क्या होगी, फिर लोग बड़ी संख्या में मरेंगे और जनसंख्या का आकार क्या होगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। ठीक है, ये गिरती हुई अवस्था दिखाई है, देखो यहां पे, है ना। ये पहली अवस्था है जब संतुलन है, ये जो पहली स्टेज है ना, यहां तक, है ना। इस तरफ क्या है, जनसंख्या सदैव जो उत्पादन क्षमता है उससे कम है।
तो यहां तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेज वो आती है जब धीरे धीरे जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के मार्ग को पार कर जाती है, अर्थात ओवर पॉपुलेशन की स्थिति आती है। एक सीमा तक तो वो बढ़ती जाती है उसके बाद भी, लेकिन फिर क्या होता है, एकदम से प्राकृतिक नियंत्रणों के द्वारा जनसंख्या क्या होती है, वो धड़ाम से नीचे गिरती है, अर्थात बड़ी मात्रा में जनहानि होती है। ठीक है, उसके कारण कई हो सकते हैं, माल्थस ने कई कारण सुझाए। तीसरी अवस्था में क्या होती है, फिर जनसंख्या वापस ग्रो करना शुरू कर देती है। जब वापस वृद्धि करती है जनसंख्या, तो फिर वो कैरिंग कैपेसिटी के मार्ग को पार कर जाती है, फिर ओवर पॉपुलेशन की स्थिति बनती है, और फिर एक बिंदु तक तो वो बढ़ती जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, धड़ाम से नीचे गिरती है। ऐसे प्रकृति जो है ना, वो अपना संतुलन बनाती है, बार बार वो अपना संतुलन बनाती है। ठीक है, माल्थस इस बात की ओर इशारा करना चाहता था कि हमें ये स्थिति आने ही नहीं देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मानव समाज के लिए अच्छी नहीं है, और यही उसकी कल्याण की सोच है, यही उसकी ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच है, मानव कल्याण की सोच है, उसकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। और इसी के लिए बाद में वो क्या करता है, प्रिवेंटिव चेक्स की बात करता है, कृत्रिम उपायों की बात करता है। ठीक है, वो ये कहता है कि कृत्रिम उपायों के द्वारा अपनी जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित यदि हम कर लेंगे, तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे जब प्राकृतिक नियंत्रक एक्शन में आएंगे। ठीक है, युद्ध या अकाल, ठीक है, या और कई तरह की जो विभीषिकाएं हैं, है ना, जो नेचुरल कैलामिटी है ना, हम इनको फेस नहीं करेंगे। क्लियर बेटा, आपको ये दोनों वक्र अच्छी तरह से समझ में आ गए, है ना। ये माल्थस के सिद्धांत का एक तरह से मान लीजिए कि ये उसका कोर है, ये है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे चलते हैं, इस वक्र को देखिए, है ना। ये यहां पर ये भोजन की मात्रा की बात की गई है और यहां समय की बात की गई है। ठीक है, और यहां पर ये जो आपको वक्र दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये भोजन की मात्रा की भी बात की गई है, यहां जनसंख्या की भी बात की गई है। तो ये जो वक्र दिखाई दे रहा है, ये भोजन की आवश्यकता या जनसंख्या का वक्र है ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, भोजन की आवश्यकता की मांग बढ़ेगी, स्वाभाविक है ना। और दूसरी तरफ ये जो वक्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं अब रेड बना रहा हूं, है ना, ये जो वक्र है, ये भोजन की उपलब्धता या संसाधन उपलब्धता का वक्र है। तो ये वक्र है मांग का और ये वक्र है पूर्ति का। ठीक है, और इस बिंदु पर आके मांग और आपूर्ति का जो असंतुलन है वो दुखदाई हो जाता है। यहां पर क्या है, पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है, कंफर्टेबल। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, भोजन की आवश्यकता की या भोजन की मांग तेजी से बढ़ती है, उसी दर से खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ते। इसलिए एक समय ऐसा आता है जब भोजन की मांग अर्थात जनसंख्या का आकार या जनसंख्या वृद्धि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उपलब्ध भोजन की जो संसाधन की उपलब्धता है ना, उसको पार कर जाती है। तो ये जो पॉइंट जहां पर ये असंतुलन नकारात्मक बनना शुरू होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ क्राइसिस, संकट का बिंदु या माल्थुसियन ट्रैप। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। क्या कहते हैं हम इस पॉइंट को? हम इस पॉइंट को कहते हैं माल्थुसियन ट्रैप या पॉइंट ऑफ क्राइसिस। इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो। ये जनसंख्या है ना, और ये समय है। ठीक है, अब यहां देखो आप, ये जनसंख्या एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है
और ये पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये जनसंख्या क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी जो वहन क्षमता है ना, कैरिंग कैपेसिटी जो वहन क्षमता है, ये जो डॉटेड लाइन जिसको दिखा रही है उसको पार कर जा रही है, उसको पार कर जा रही है। अर्थात जनसंख्या जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किधर बढ़ रही है जनसंख्या? ओवर पॉपुलेशन की तरफ, जनाधिक्य की तरफ बढ़ रही है। किधर बढ़ रही है? जनाधिक्य की तरफ, है ना। तो ये जनसंख्या जो है ये लगातार बढ़ रही है ना। ये किससे बढ़ रही है? ज्यामितीय रूप से, जियोमेट्रिकल ग्रोथ है ये, ठीक है। अब क्या हुआ? जनसंख्या जो है वो वहन क्षमता को पार कर गई। ये पूरा जो क्षेत्र है ये बताता है कि इस पीरियड में, इस समयावधि में क्षेत्र की जनसंख्या वहन क्षमता से ज्यादा है। जनसंख्या एक सीमा तक बढ़ती है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? यदि आर्टिफिशियल मीन्स नहीं अपनाए गए, यदि प्रिवेंटिव चेक्स नहीं अपनाए गए, ठीक है, यदि कृत्रिम नियंत्रक नहीं अपनाए गए, तो पॉजिटिव चेक्स, प्राकृतिक नियंत्रक, है ना, वो अपना काम करेंगे और पॉपुलेशन क्या होगी? धड़ाम से गिरेगी। ये जो पॉपुलेशन धड़ाम से गिर रही है, आपको ये जो वक्र दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है? इसको कहा पॉपुलेशन क्रैश, जनसंख्या दुर्घटना है ये, है ना। ये क्या हो रहा है? यहां पर पॉपुलेशन एकदम से क्रैश कर रही है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है वो मर रहे हैं, ठीक है। एक सीमा के बाद क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से जनसंख्या वापस बहुत नीचे आ गई, ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या को नियंत्रित रखा जाता है निवारक या सकारात्मक उपायों के द्वारा। पॉपुलेशन इज केप्ट इन चेक, प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स। तो माल्थस कहता है कि भाई या तो प्रिवेंटिव चेक्स को अपना लो, और यदि प्रिवेंटिव चेक्स को नहीं अपनाते हो तो बी रेडी फॉर द पॉजिटिव चेक्स। उस केस में आप पॉजिटिव चेक्स के लिए तैयार रहिए। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो शायद मैं समझता हूं कि ये वक्र बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। जो तीसरा बिंदु है सिद्धांत का, हम उस पर चर्चा करते हैं। जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है और खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, वो किस दर से बढ़ रहा है? अंकगणितीय वृद्धि से या गणितीय वृद्धि से बढ़ रहा है, ठीक है। खाद्यान्नों की जो वृद्धि है वो गणितीय दर से होती है। तो जनसंख्या एक निश्चित समय में खाद्य आपूर्ति को पार कर जाएगी, जैसा हमने ग्राफ में देखा, है ना। और उस स्थिति को क्या कहेंगे? वो क्या है? वो है असंतुलन की स्थिति। और इस असंतुलन की स्थिति जो है उसमें क्या है? पॉपुलेशन क्षेत्र की वहन क्षमता से ज्यादा है, इसलिए हम उसको संज्ञा देंगे जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन। क्लियर? जब जनसंख्या क्षेत्र की वहन क्षमता से भी ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज सिंपली द केस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ये जनाधिक्य की स्थिति है, ठीक है। अगली बात, माल्थस ने शुरू में माना कि जनसंख्या में पुनः संतुलन की स्थापना प्राकृतिक नियंत्रकों द्वारा होती है। बिल्कुल माना था शुरू में, है ना। बाद में उसने कृत्रिम नियंत्रकों अर्थात प्रिवेंटिव चेक्स की भी बात की थी। तो शुरू में वो पॉजिटिव चेक्स की बात करता है, ठीक है। लेकिन अपने सिद्धांत में भविष्य में दिए गए सुधारों में माल्थस ने कृत्रिम नियंत्रकों अर्थात प्रिवेंटिव चेक्स की भी बात की थी। क्लियर? क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे, है ना। अब इस सिद्धांत का हम पांचवा बिंदु करते हैं। माल्थस क्या कहता है? जनसंख्या खाद्यान्न संसाधनों की आपूर्ति की सीमा को पार कर जाएगी तो असंतुलन होगा, ठीक है। स्वाभाविक है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो गई तो इम्बैलेंस तो देखने को मिल ही रहे हैं, असंतुलन तो हो ही गई, ठीक है। तो वो क्या करेगी? आपूर्ति की सीमा को पार कर जाएगी तो क्या हमें देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा असंतुलन। क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा असंतुलन, अर्थात ओवर पॉपुलेशन की स्थिति आ गई। अब क्या होगा? कई प्रकार के जो प्राकृतिक नियंत्रक हैं, है ना, या जो
नैसर्गिक नियंत्रक है, शब्दावलियां याद रखना, इसी को कहते हैं सकारात्मक उपाय। ठीक है, प्राकृतिक नियंत्रक बोल सकते हैं, नैसर्गिक नियंत्रक बोल सकते हैं, सकारात्मक उपाय बोल सकते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे पॉजिटिव चेक्स। ये काम करते हैं, है ना, इनकी संभावना बनती है और इनके कारण वापस संतुलन की स्थिति आती है। देखा ना आपने कैसे जनसंख्या धड़ाम से नीचे गिरी, है ना, पॉपुलेशन क्रैश। ठीक है, तो पुनः संतुलन के स्तर पर जनसंख्या को ला देते हैं कौन? ये नियंत्रक। ये क्या हो सकते हैं? ये अकाल की स्थिति हो सकती है, ये युद्ध की स्थिति हो सकती है, फैमिन हो सकता है, वॉर हो सकता है, एपिडेमिक हो सकती है ना, महामारी। ठीक है, पैंडेमिक हो सकती है, वैश्विक महामारी, है ना। ठीक है, फ्लड्स हो सकती हैं एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? ये सब एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव चेक्स के, प्राकृतिक या नैसर्गिक नियंत्रकों के, कि यदि जनसंख्या संतुलन के उस बिंदु को पार करेगी, उस स्तर को पार करेगी, ठीक है, जिसके ऊपर जनसंख्या किसी क्षेत्र में जनाधिक्य की स्थिति प्राप्त कर लेती है, ओवर पॉपुलेशन की स्थिति प्राप्त कर लेती है, तो वो एक सीमा तक तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद जब स्थिति गंभीर होती है, संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, पॉपुलेशन जो है वो उपलब्ध संसाधनों से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो या तो युद्ध से या महामारी से या बाढ़ों से या अकाल से, ठीक है, या किसी और प्राकृतिक आपदा से क्या होगा? जनसंख्या जो है वो धड़ाम से नीचे गिरेगी, बड़ी संख्या में लोग जो है वो मृत्यु के शिकार होंगे। क्लियर? ये देखो, ये माल्थस का चक्र है, माल्थुसियन साइकिल कहते हैं इसको, है ना। जैसे जनसंख्या मान लो संतुलन की स्थिति में, ठीक है, तो जनसंख्या जैसे आपने वक्र में देखा था ना, जैसे आपने वक्र में देखा था कि मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पॉपुलेशन है और ये रिसोर्सेस है, और ये मान लीजिए कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, और ये आपकी क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट, ये जो माल्थुसियन ट्रैप है, इस पॉइंट से नीचे क्या है? पॉपुलेशन संतुलन की स्थिति में है, किसी प्रकार का कोई असंतुलन नहीं है। जनसंख्या उस क्षेत्र की उपलब्ध संसाधन जो उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उपलब्ध है, ठीक है, उसके साथ संतुलन की स्थिति है। ठीक, लेकिन एक बिंदु ये आता है ना, इस समय यहाँ पर ये जो समय है, ठीक है, इस समय क्या होता है कि उस क्षेत्र में जितने उपलब्ध संसाधन हैं, वो जितनी बड़ी आकार की जनसंख्या को पोषित कर सकते हैं, उतना आकार जनसंख्या ले चुकी है। अब जैसे ही जनसंख्या और बढ़ेगी, क्या होगा? असंतुलन की स्थिति बढ़ती जाएगी, है ना, जनाधिक्य की स्थिति बढ़ती जाएगी। तो जनसंख्या संतुलन की स्थिति जो है वो बाद में किस में चेंज हो जाती है? दैट इज एन ओवर पॉपुलेशन, जनाधिक्य में बदल जाती है। जब जनाधिक्य की स्थिति आती है तो ये लंबी नहीं चल सकती। ठीक है, एक सीमा तक तो जनसंख्या बढ़ती रहती है, फिर क्या होता है? प्राकृतिक नियंत्रक काम करते हैं, नैसर्गिक नियंत्रक काम करते हैं, सकारात्मक उपाय काम करते हैं, और जनसंख्या धड़ाम से नीचे गिरती है, वापस संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कुछ समय के लिए संतुलन की स्थिति रहती है, ठीक है, फिर जनसंख्या वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है, फिर जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के मार्ग को पार कर जाती है, फिर जनाधिक्य की स्थिति आ जाती है। ऐसे ये माल्थुसियन साइकिल चलता रहता है। इसी माल्थुसियन साइकिल को यहाँ पे इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ये पॉपुलेशन बढ़ते ये इस पॉइंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो माल्थुसियन पॉइंट है, ट्रैप है या पॉइंट ऑफ क्राइसिस है, इस पॉइंट के ऊपर यदि जनसंख्या बढ़ रही है, अब ये ओवर पॉपुलेशन को डिनोट करती है
है ना, ये जनाधिक्य को बताती है। एक सीमा तक ही बढ़ सकती है, उसके बाद ये धड़ाम से नीचे गिरती है ड्यू टू पॉजिटिव चेक्स, प्राकृतिक या नैसर्गिक नियंत्रकों के प्रभाव में, है ना। फिर संतुलन की स्थिति आ जाती है, फिर बाद में पॉपुलेशन फिर धीरे धीरे बढ़ती है, और फिर बाद में एक पॉइंट आता है ना, अर्थात फिर जनसंख्या जो है वापस क्या करती है, इस बिंदु को पार कर जाती है, जो संतुलन का अंतिम बिंदु है ना, उसको पार कर जाती है, बढ़ती रहती है, फिर एक सीमा आ जाती है, तो वापस पॉजिटिव चेक्स काम करते हैं, जनसंख्या धड़ाम से नीचे गिरती है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो आप यदि इसको समझते हो तो आप इसका मतलब ये है कि इसको भी समझते हो, और आप यदि ये आपको साइकिल समझ में आ गया है तो आपको वो ग्राफ भी समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। देखो, इसके अतिरिक्त माल्थस ने कुछ कृत्रिम नियंत्रकों की भूमिका पर भी बात की थी, उन पर भी प्रकाश डाला लेटर ऑन, जब वो अपने सिद्धांत में कई तरह के मॉडिफिकेशंस दे रहा था, तब की बात है, जिन्हें समय रहते यदि मनुष्य समाज अपना ले तो जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित किया जा सकता है और प्रकृति की मार अर्थात प्राकृतिक नियंत्रकों या नैसर्गिक नियंत्रकों की मार जो है उससे बच सकता है। ठीक है, एवं जनाधिक्य की समस्या से बचा जा सकता है। अब क्या करें साहब, क्या उपाय बताए थे माल्थस महोदय ने? माल्थस महोदय ने कहा था, देखो भाई, पहली बात कि विवाह की आयु को बढ़ाओ, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक महिला जो होती है और पुरुष होता है उसका एक रिप्रोडक्टिव स्पान होता है, और महिला का रिप्रोडक्टिव स्पान तो बड़ा वेल डिफाइंड है। ठीक है ना, बहुत ही वेल डिफाइंड है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ साइकिल वहां से लेके मेनोपॉज तक, ये होता है उत्पादकता काल। यदि महिला लेट विवाह करेगी तो ये जो उत्पादक काल है, जो मान लीजिए कि 12-13 साल से शुरू होता है ना, और लगभग मान लीजिए कि ये 45 से 50 वर्ष तक चलता है। यदि महिला विवाह ही 25 साल की उम्र में कर रही है तो कम से कम ये 12-13 से लेके और 25 साल तक का जो पीरियड है, जब महिला मानसिक रूप से भी उतनी ज़्यादा मजबूत, उतनी ज़्यादा सशक्त नहीं होती, कम से कम वो पीरियड यदि बचेगा तो फिर वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन के रूप में काम नहीं करेगी। ठीक है, तो पहला है कि भाई विवाह की आयु बढ़ाइए। दूसरा, यौन संबंधी नियंत्रण, है ना। अब ये यौन संबंधी नियंत्रण ये बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है और ये इट इज हार्ड टू डू, है ना, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जो सेक्स है दैट इज अ नेचुरल डिजायर, है ना। तो माल्थस कह रहा है कि कंट्रोलिंग सेक्सुअल रिलेशंस ये प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा बताता है साधुत्व अपनाकर, है ना। ठीक है, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, और नैतिक नियंत्रण अपनाकर। तो कुल मिला के जो प्रिवेंटिव चेक्स माल्थस बताता है, वो प्रिवेंटिव चेक्स जो है, ठीक है, वो इट इज डिफिकल्ट टू अडॉप्ट, है ना, मुश्किल है उनको अडॉप्ट करना। ठीक है, विवाह की आयु को छोड़कर बाकी जो है उनको अपनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यदि मनुष्य इन उपायों में विफल रहता है तो तैयार रहे प्रकृति की मार के लिए। यदि आप कृत्रिम नियंत्रकों को नहीं अपनाओगे तो प्राकृतिक नियंत्रकों के लिए तैयार रहिए। ठीक है, इफ सोसाइटी इज नॉट अडॉप्टिंग प्रिवेंटिव चेक्स देन बी रेडी फॉर द पॉजिटिव चेक्स। क्यों? क्योंकि संतुलन तो स्थापित होना ही होना है। यदि आप प्रिवेंटिव चेक्स को नहीं अपनाओगे, यदि आप कृत्रिम उपायों को नहीं अपनाओगे तो असंतुलन की स्थिति आनी ही आनी है, और असंतुलन की स्थिति एक सीमा से ज्यादा नहीं रह सकती। ठीक है, तो प्राकृतिक नियंत्रक जो है वो ऑपरेशन में आएंगे ही आएंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए, पूरे माल्थस के सिद्धांत को इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? सबसे ऊपर कि भाई जनसंख्या की जो वृद्धि है
है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो कैसी होती है, ज्यामितीय दर से, और संसाधनों की वृद्धि या खाद्य संसाधनों की वृद्धि जो है वो गणितीय दर से होती है। क्लियर? ऐसा चलेगा, ठीक है। और यदि हमने कृत्रिम नियंत्रक अपनाए, है ना, अपनाए यदि, ठीक है, तो जनाधिक्य की समस्या नहीं आएगी, उससे हम बच जाएंगे, है ना, उससे हम बच जाएंगे। लेकिन यदि नहीं अपनाए, यदि हमने प्रिवेंटिव चेक्स को नहीं अपनाया, तो क्या होगा, तो होगा जनाधिक्य, है ना, क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, ठीक है। पॉपुलेशन साइज और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस होगा। जनसंख्या, जो वहां पर जनसंख्या का आकार है और उपलब्ध संसाधन है ना, खाद्य संसाधन है, उनके बीच में असंतुलन की स्थिति आएगी, जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्लियर? यदि जनाधिक्य की स्थिति पैदा हुई, क्या होगा, नियंत्रण कौन करेगा, प्राकृतिक नियंत्रक, पॉजिटिव चेक्स। क्लियर? बचना चाहते हो यदि पॉजिटिव चेक्स से, अडॉप्ट प्रिवेंटिव चेक्स। यदि आप प्राकृतिक नियंत्रकों से बचना चाहते हो तो आप कृत्रिम नियंत्रकों को अपनाइए, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक नियंत्रकों से संतुलन स्थापना होगी, परंतु यह अल्पकालिक होगी तथा पुनः जनाधिक्य के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक नियंत्रकों के सक्रिय होने से पुनः संतुलन की स्थापना की प्रक्रिया संपादित होगी। यही देखा था ना हमने उस ग्राफ में कि एक बार जनसंख्या जो है वो माल्थुसियन ट्रैप के बिंदु से ऊपर बढ़ती है, कुछ समय के लिए बढ़ती जाती है, उसके बाद प्राकृतिक नियंत्रकों के प्रभाव में वो धड़ाम से नीचे गिरती है, ठीक है। संतुलन की स्थिति देखने को मिलती है, फिर जनसंख्या वृद्धि जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न जो उत्पादन है उसकी वृद्धि से ज्यादा तेज है, फिर वो क्या करेगी, माल्थुसियन ट्रैप को पार करेगी और फिर वापस प्राकृतिक नियंत्रक सक्रिय होंगे और फिर संतुलन की स्थापना होगी। ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर? ये उसी का अंग्रेजी है जो वहां पे हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए अब देखो हम इसको दोबारा एक और समझते हैं, है ना, एक वक्र और एक फ्लो चार्ट और देखते हैं। ये देखो, जनसंख्या का माल्थुसियन सिद्धांत ये कहता है कि जनसंख्या में वृद्धि जो है वो ज्यामितीय वृद्धि है ना, वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि है वो गणितीय वृद्धि है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। परिणाम क्या होगा, जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति के बीच में असंतुलन पैदा हो जाएगा। क्लियर? फिर कैसे सही करें ये असंतुलन जो है, कैसे सही करें, या तो वो आए ही नहीं असंतुलन, और यदि आ गया असंतुलन पैदा हो गया तो फिर वो कैसे सही होगा, ठीक है। तो देखिए, सकारात्मक नियंत्रक या प्राकृतिक नियंत्रक अपना काम करेंगे। वो भूकंप हो सकता है, महामारी हो सकती है, युद्ध हो सकता है, अकाल हो सकता है, बाढ़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि आपने कुछ नहीं किया तो फिर ये तैयार है, अदरवाइज निवारक उपाय है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव चेक्स हैं, ठीक है, जिसमें देरी से विवाह है, ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम, परिवार नियोजन के तरीके आदि अपनाकर, ठीक है। ये माल्थुसियन थियरी है। यहां परिवार नियोजन के तरीकों से उन आधुनिक तरीकों से नहीं है, क्योंकि माल्थस अपना कॉन्सेप्ट दे रहा है 1798 में, ठीक है। तो आज के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, है ना, आज जितने भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये उस समय नहीं थे, ये तो उसके बाद की उपज है ना। उस समय जो साधन थे उसमें जैसे विड्रॉल मेथड है ना, इस तरह के जो साधन थे, वो साधन जो है वो परिवार नियोजन के तरीकों के रूप में अपनाए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके अगले बिंदु में, जो माल्थस के सिद्धांत का ये अंतिम बिंदु है हमारा। इसमें माल्थस कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो सही है। माल्थस जो है वो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उसको क्या करता है, उसको सही ठहराता है। माल्थस कहता है कि यदि पूंजी का वितरण आपने गरीबों में कर दिया तो पूंजी आपको उत्पादन के लिए नहीं मिलेगी, पूंजी उत्पादन के साधनों के काम नहीं आ पाएगी,
ठीक है। अतः जीविकोपार्जन के साधनों की कमी पड़ना अनिवार्य है। इसका मतलब यह हुआ कि पूंजी कुछ हाथों में ही केंद्रित होनी चाहिए और वही उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको चलाएंगे, है ना। यदि पूंजी गरीबों में बांट दी तो फिर पूंजी जो है वो उत्पादन के साधनों के लिए बचेगी ही नहीं और जीविकोपार्जन के साधन जो हैं वो कम हो जाएंगे। इस तरह से माल्थस जो है वो कैपिटलिस्ट जो मोड ऑफ इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, जो पूंजीवादी तंत्र है या पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, वो उसका पक्षधर है। क्लियर? चलिए अब देखो, यहां पे एक ग्राफ है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। खाली यहां देखो बेटा, कई सारी चीजें एक साथ दी हुई है ना। अब एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राफ जो है मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, वैसे तो इसमें ऑयल प्रोडक्शन पर काफी फोकस किया गया। ये देखो, ये ऑयल प्रोडक्शन है, ठीक है। अब 1999 के लिए ये लाइन है, ये बात समझने की कोशिश करना। किसके लिए? 1999 के लिए। आज तो 25 साल उससे भी ऊपर हो गए। ये स्थिति है 1999 की। अब आप समझने की कोशिश करना पहले ये स्थिति का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले सी द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अभी और बढ़ेगी, यहां तक बढ़ेगी, फिर वो गिरेगी, उसमें कोलैप्स देखने को मिलेगा। क्लियर? अब आपने पॉपुलेशन को देख लिया, ठीक है, पॉपुलेशन का काम हो गया। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा उसके बाद में धड़ाम से गिरेगा, ठीक है ना। ये सॉरी, इंडस्ट्रियल आउटपुट का ये पॉइंट यहां है, गलत मार्क कर दिया मैंने, है ना, और ये धड़ाम से गिरेगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक सीमा तक अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये ग्रीन लाइन है, ये बढ़ता जाएगा, फिर वो धड़ाम से गिरेगा, ठीक है। तो फूड की बात हो गई। पोल्यूशन लगातार बढ़ता जाएगा, फिर वो धड़ाम से गिरेगा। क्लियर? नेचुरल रिसोर्सेस घटते जाएंगे और इनका स्तर बहुत कम तक आ जाएगा। हमने सारे के सारे जो हमारे सामने ग्राफ है उनकी बात कर ली। एक ये देखो, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बढ़ती जाएगी, एक सीमा तक बढ़ेगी, फिर वो नीचे गिरेगी। इसका मतलब यहां पर एक बात क्लियर पता लगती है कि आपको जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जनसंख्या जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खाद्यान्न उत्पादन जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑयल प्रोडक्शन जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, पोल्यूशन जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में इन सब में आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉपुलेशन भी गिरेगी क्योंकि फूड रिसोर्सेज भी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन गिरनी ही गिरनी है। क्लियर? इंडस्ट्रियल आउटपुट एक सीमा तक लगातार बढ़ता जाएगा, फिर गिरेगा, तो पोल्यूशन जो है वो भी गिरना ही गिरना है, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। और यहां देखिए, ये जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन विदाउट कॉलैप्स, ये यहां तक पहुंच जाएगी, है ना, 2100 में, और यदि कॉलैप्स हो गई तो वो वापस गिर के और कम हो जाएगी। स्तर बताया है 5 अरब, है ना, तो वर्तमान स्तर से भी काफी कम हो जाएगी। कब? 2100 में। लेकिन यदि ये बढ़ता रहा तो ये 11 अरब तक पहुंच सकती है ना, 10 अरब का आंकड़ा ये पार कर जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो, ये जो वक्र है इसको बहुत डिटेल में हम करेंगे जब हम करेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। यहां सिर्फ मैं इसको टच करके आगे बढ़ूंगा। देखो, ये जो बेटा, ये जो लेवल है ना, ये बताता है आदर्श जनसंख्या या इष्टतम जनसंख्या के स्तर को, ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये जो आपका जनसंख्या का ये वाला जो लेवल है ना, ठीक है, ये लेवल बताता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इष्टतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। यदि जनसंख्या इससे कम है तो उस क्षेत्र के संसाधनों का समुचित दोहन नहीं हो सकता, समुचित दोहन, है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्थिति है ये कैसी है, ये है अंडर पॉपुलेशन की।
ये स्थिति कैसी है? अंडर पॉपुलेशन की। और यदि पॉपुलेशन इस ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा है, इसका मतलब संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है, ठीक है, और ये पॉपुलेशन की स्थिति क्या होगी? ये होगी ओवर पॉपुलेशन की, ठीक है। हमें माल्थस के सिद्धांत के रेफरेंस में ये बातें पता होनी चाहिए। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अ सेपरेट लेक्चर, ठीक है। अब इष्टतम जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या का वह स्तर जिस पर जीवन की उच्चतम आर्थिक मानक प्राप्त किए जा सके, जिसमें जीवन के उच्चतम आर्थिक मानक प्राप्त किए जा सके, हाईएस्ट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो अचीव किए जा सके फॉर लिविंग, है ना। उपलब्ध संसाधनों का सबसे प्रभावी और बेहतर ढंग से हम उपयोग या दोहन करें, वो स्थिति है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन क्या है? जनसंख्या स्तर में वृद्धि से उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से दोहन संभव हो पाता है, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ये अंडर पॉपुलेशन की स्थिति है। अंडर पॉपुलेशन की स्थिति में यदि जनसंख्या वृद्धि होती है तो आप उपलब्ध संसाधनों का और बेहतर ढंग से दोहन कर पाओगे। इसका मतलब अंडर पॉपुलेशन में जनसंख्या की कमी है, आप उपलब्ध संसाधनों का भी समुचित उपयोग नहीं ले पा रहे हो। क्लियर? तो यहां जनसंख्या वृद्धि फेवरेबल है जब तक स्थिति अंडर पॉपुलेशन की है। क्लियर? और जनाधिक्य ओवर पॉपुलेशन में क्या है? जनसंख्या है वो इष्टतम जनसंख्या के स्तर को पार कर गई है, उससे भी ज्यादा हो गई है ना। तो इससे क्या होगा? अब जीवन स्तर जो है वो कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि संसाधनों पर दबाव ज्यादा है, तो संसाधनों के लिए मारामारी बढ़ेगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो नीचे जाएगा। संसाधनों को अधिक लोगों के बीच बांटना पड़ेगा आपको, और प्रति व्यक्ति आर्थिक मानक में, अर्थात जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, ऑफ लिविंग, उसमें क्या होगी? गिरावट आएगी, उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। चलिए अब आलोचनाओं की बात करते हैं माल्थस की, ठीक है। माल्थस की जब हम आलोचना करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यौन संबंध बनाने की इच्छा बायोलॉजिकल है ना, ठीक है। हम सब में जो विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण होता है वो नेचुरल है और वो बायोलॉजिकल है ना, ठीक है, वो जैविक है। क्लियर? उसे हम कह सकते हैं जैविक इच्छा या बायोलॉजिकल विल। लेकिन जो बच्चे पैदा करने की हमारी जो इच्छा है वो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। क्लियर? आज आप विकसित राष्ट्रों में से कई सारे राष्ट्र देखिए, आप उठाइए, इटली उठाइए, रशिया उठाइए, जापान उठाइए, पूरी लिस्ट है जहां पर पॉपुलेशन जो है उसकी वृद्धि दरें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स नेगेटिव है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो समाज जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाता। इसका मतलब ये है कि दे आर फुलफिलिंग देयर सेक्सुअल डिजायर बट दे आर नॉट हैविंग अ डिजायर फॉर बेबी प्रोडक्शन, है ना। बच्चे पैदा करने की इच्छा जो कि मूल रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है, ठीक है, उसको यौन इच्छा से जोड़ना ये सही नहीं है। माल्थस ने ऐसा किया था। माल्थस ने कहा कि यौन इच्छा जो है वो लगातार बनी रहेगी, इसलिए बच्चे पैदा करने की इच्छा भी सतत रूप से बनी रहेगी, जो सही नहीं है। पहली आलोचना। दूसरी आलोचना, मनुष्यों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना किससे की? उसने की वनस्पति और जीवों से। अरे भाई, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ठीक है, आप इसकी तुलना पादपों और जंतुओं से नहीं कर सकते हो। ये तार्किक आधार पर अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब इसके बाद है माल्थस के सिद्धांत के लिए हमें प्रयोगात्मक उदाहरण नहीं मिलते, है ना। हमें, जैसा मैंने कहा था ना कि माल्थस ने कहा कि 25 वर्षों में जनसंख्या डबल हो जाएगी यदि किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं अपनाया गया।
जबकि हमें दुनिया के अंदर ऐसे एग्जाम्पल जो है वो रेयर ही मिलते हैं। ठीक है, जनसंख्या ज्यामितीय वृद्धि दर से नहीं से वृद्धि नहीं करती, और खाद्य आपूर्ति जो है तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप गणितीय दर से वृद्धि नहीं करते, बल्कि उससे तेज गति से वृद्धि करते हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि दरों को यदि हम देखें तो हमें उसमें जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखने को नहीं मिला ज्यादातर जगह, है ना, लगभग हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, है ना। और खाद्यान्न उत्पादन की जो वृद्धि है, यदि हम ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी घटनाओं का यदि इम्पैक्ट देखें तो वो जो अर्थमेटिक रेट ऑफ ग्रोथ बताई थी उन्होंने, माल्थस ने, उससे ज्यादा देखने को मिलता है। जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि समय, स्थान, सामाजिक आर्थिक परिवेश, समाज के वैज्ञानिक स्तर एवं तकनीकी विकास के स्तर आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम माल्थस की इस बात को भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि माल्थस तो कहता है कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय दर से वृद्धि करेगी, और संसाधन जो है या खाद्य संसाधन है वो गणितीय वृद्धि दर दर्शाएंगे, जबकि ये दोनों ही वृद्धियां समय, स्थान, सामाजिक आर्थिक परिवेश, समाज के तकनीकी ज्ञान के स्तर, समाज के वैज्ञानिक ज्ञान के स्तर आदि अनेकों बातों पर निर्भर करती है। क्लियर? चलिए अगली आलोचना की बात करते हैं। माल्थस ने जनसंख्या दुगने होने के लिए 25 वर्ष की समयावधि दी। विश्व के अधिकांश भागों में ऐसा नहीं पाया गया। माल्थस ने प्राकृतिक नियंत्रकों को कृत्रिम नियंत्रकों से ऊंचा बताया, जबकि आज यदि आप परिवेश देखो तो हमें उल्टा दिखाई देता है। हमें कृत्रिम नियंत्रक जो है वो ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जीवन स्तर के बीच का संबंध गलत तरीके से परिभाषित किया, है ना। उसने कहा कि जैसे जैसे जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी, बच्चे पैदा करने की इच्छा भी बढ़ेगी, जो तार्किक आधार पर सही प्रतीत नहीं होता। तकनीकी विकास और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को उसने नजरअंदाज किया। अब देखो, ये तमाम प्रकार की कमजोरियां होने के बावजूद, ये तमाम प्रकार की आलोचनाएं जो हमने देखी, उसके बावजूद भी माल्थस की प्रासंगिकता है, क्योंकि ये पहला विद्वान था जिसने जनसंख्या वृद्धि को अन्य जनांकीय परिवर्तनों और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ जोड़कर सैद्धांतिक रूपरेखा दी थी। इसलिए माल्थस का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस रूप में सदैव देखा जाएगा और सदैव डिस्कस किया जाएगा। अब देखो, हम बात करते हैं माल्थस के बाद दो पक्ष खड़े हो गए। एक एंटी माल्थुसियन, है ना, माल्थस विरोधी, ठीक है, जो माल्थस की आलोचना भी करते हैं। एक नियो माल्थुसियन, माल्थस के समर्थक। जैसे हम देखते हैं कि जब नियो माल्थुसियन की बात करते हैं तो जैसे क्लब ऑफ रोम है ना, पॉल आर्लिच है, ठीक है, ये सब माल्थस के पक्षधर हैं। ये निराशावादी दृष्टिकोण के लोग कहे जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं देखो भाई, जनसंख्या को रोको, जनसंख्या की वृद्धि यदि आगे बढ़ी तो फिर हमें प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ेगा, बेहतर है कि कृत्रिम उपाय अपना लो, है ना। ये एंटी माल्थुसियन है, जिसमें एस्थर बोजरूप आता है, इसमें जूलियन साइमन आता है ना, और भी बहुत सारे विद्वान हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक है ना, आशावादी है। ये कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि जो है वो उपलब्ध संसाधनों के संतुलन में देखी जानी चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि माल्थस जिस संतुलन के बिगड़ाव की बात कर रहा है, वो बिगड़ाव की स्थिति आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये संतुलन बिगड़ने लगेगा, तकनीकी विकास से खाद्यान्न उत्पादन को ऊपर बढ़ा दिया जाएगा, तो माल्थुसियन ट्रैप की स्थिति आएगी ही नहीं, है ना, ठीक है। पॉइंट ऑफ क्राइसिस जो है वो आएगा ही नहीं, उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर यदि जनसंख्या का आकार और बढ़ा तो फिर तकनीकी डेवलपमेंट होगा, फिर तकनीकी विकास आएगा, और फिर माल्थुसियन ट्रैप तक बात नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन के स्तर को और बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर? तो पृथ्वी में वहन करने की क्षमता निश्चित है, नव माल्थसवादी कह रहे हैं। तो भैया यदि निश्चित है, इसका मतलब एक निश्चित आकार की जनसंख्या को ही पृथ्वी जो है वो पोषित कर सकती है। दुनिया को खुद को
खिलाने में कठिनाई होती थी, लेकिन आज प्रदूषण और जलवायु भी अहम चुनौतियां हैं, ये कह रहे हैं नव माल्थसवादी। और माल्थसवाद के जो विरोधी हैं वो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी में वहन करने की क्षमता गतिशील है, अर्थात तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आप कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्रौद्योगिकी और संसाधन प्रतिस्थापन लगातार वहन क्षमता को संशोधित करता है। प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी और संसाधन प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ रिसोर्सेस, है ना। जैसे मान लो कोई एक रिसोर्स है, उसकी स्कैरसिटी आई तो आपने उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लिया, है ना, कोई विकल्प संसाधन ढूंढ लिया। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी और संसाधन प्रतिस्थापन अर्थात विकल्प संसाधन को अपनाना लगातार वहन क्षमता को संशोधित करता है ना। इसलिए माल्थस जिस डर से डरा रहा है, यह नव माल्थसवादी आपके सामने जो डर प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा कोई डर नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये कहते हैं कौन? एंटी माल्थुसियन स्कूल के लोग, है ना। अब हम नव माल्थसवादी चिंतन को थोड़ा सा देखते हैं। देखो, जो नव माल्थसवादी है ना, उनकी जब हम बात करेंगे तो माल्थुसियन इसका जो इस्तेमाल करता है शब्दावली, है ना, पहली बार वो 1877 में माल्थुसियन लीग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सैमुअल वॉन हॉटेन, है ना। ये सबसे पहले 1877 में टर्म यूज करते हैं नियो माल्थुसियन। कौन से शब्द यूज करते हैं? नव माल्थसवादी। क्या करते हैं? नव माल्थसवादी या नियो माल्थुसियन। ठीक है, नव माल्थसवाद जन्म नियंत्रण के पक्ष में सिर्फ एक अभियान नहीं, यह मानव आचरण और व्यवहार पर जनसंख्या के प्रभाव पर विशेष परिप्रेक्ष्य था। तो ये केवल और केवल इनका एक ही लक्ष्य नहीं था कि केवल और केवल जन्म नियंत्रण जो है उसको प्रचारित और प्रसारित करना, बल्कि यह मानव आचरण और व्यवहार पर जनसंख्या के प्रभाव के विशेष परिप्रेक्ष्य में दिया गया दृष्टिकोण था। नव माल्थसवादी दृष्टिकोण सैद्धांतिक है ना, ये थियोरिटिकल है और जरूरी नहीं कि ये डेमोग्राफिक तथ्य के रूप में साबित किया जा सके। क्लियर? अब देखो, जो माल्थसवादी हैं वो कौन है? वो माल्थस के समर्थक हैं। कौन है वो? माल्थस के समर्थक हैं। आमतौर पे उन लोगों को संदर्भित किया जाता है जिनकी बुनियादी चिंता माल्थस से मिलती जुलती थी। वो लोग हैं जिनको हम नव माल्थसवादी कहते हैं, जिनकी चिंता माल्थस के जैसी थी, जो वर्तमान और भविष्य की आबादी के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन को नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि हम इसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमें कई प्रकार की दशाओं को देखना होगा जो मानव समाज के लिए हितकर नहीं है। ठीक है, और ये बताते हैं कि मानव पीड़ा अब माल्थस द्वारा अकल्पनीय पैमाने पर हो रही है। ठीक है, अब ये जो नव माल्थुसियन आंदोलन है, वो जो माल्थुसियन स्कूल है ना, जो पहले पुराना जो माल्थस का स्कूल है ना, माल्थुसियन की जो स्थिति है उससे दो मायने पे भिन्न है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि भाई एक मोटा मोटा अंतर क्या है ना, नव माल्थसवादियों में और माल्थस में, है ना। इसको समझना जरूरी है क्योंकि नव माल्थसवादी भी है तो माल्थस के समर्थक ही। ठीक है, अब ये जो भिन्नता है उसमें सबसे पहली कि ये नव माल्थसवादी जन्म नियंत्रण विधियों पर जोर देते हैं। माल्थस प्राकृतिक नियंत्रकों को कृत्रिम नियंत्रकों से ऊपर मानता था, ये कृत्रिम नियंत्रकों को प्राकृतिक नियंत्रकों से ऊपर मानते हैं। पहला अंतर। ठीक है, दूसरा अंतर, अधिक जनसंख्या की समस्या के साथ मजदूर वर्ग की पहचान की। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो पॉपुलेशन बर्डन को सबसे ज्यादा बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो सेक्शन कौन है? वो गरीब तबका है। इसीलिए कहते हैं कि अति संवेदनशील औद्योगिक झोपड़ियों, जिनको हम स्लम्स कहते हैं, को नैतिक अपघटन की जगह के रूप में पहचाना जाता है ना। ठीक है, ये कहते हैं कि जो स्लम्स वगैरह है ना, ये बेसिकली क्या है? ये प्लेस ऑफ मॉरल डिग्रेडेशन है। ठीक है,
तो इन दो मायनों के ऊपर नव माल्थसवादी जो है वो माल्थस से थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा इतर है, थोड़ा डिफरेंट है। अब देखो 1950 के दशक में लेस इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि देखने को मिली, है ना, 1950 के दशक से। ठीक है, भारत में भी 1950 के दशक के बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति देखने को मिली थी, है ना। इस वृद्धि ने माल्थुसियन आशंकाओं को फिर से जगा दिया। जब ये दुनिया में ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जगह जगह देखी गई, विशेष तौर पे विकासशील क्षेत्रों में, क्योंकि विकसित राष्ट्र तो उसको पहले ही अनुभव कर चुके थे, तो वापस माल्थस की याद आई लोगों को, है ना। इसने क्या किया, माल्थुसियन जो फियर थे, है ना, जो माल्थस की जो आशंकाएं थी उनको पुनर्जीवित कर दिया, फिर से जगा दिया। दो हालिया मुद्दे जो माल्थस के विचारों को और भी अधिक सशक्त बनाते हैं, उसमें नंबर 1, चिकित्सा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के कारण कई देशों में मृत्यु दरों का गिरना और जनसंख्या वृद्धि का बढ़ना। भारत भी इसका एक एग्जाम्पल है। भारत में भी बाहरी सहयोग से जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विस्तार हुआ, उसके कारण हमारी मृत्यु दरों में कमी आई और हमारी जन्म दरें बढ़ती गई, है ना। क्यों? क्योंकि हम जन्म दरों में कमी नहीं कर पाए, तो जन्म दरें तो हमारी बढ़ी हुई रही, है ना, मृत्यु दरों में कमी आ गई। अब मृत्यु दरों में कमी आ गई, जन्म दरों में कमी नहीं आई, जन्म दर ऊंची बनी रही, तो जनसंख्या की वृद्धि की दरें बढ़ गई, है ना। तो क्या हुआ, कई देशों में जनसंख्या वृद्धि की दरें तेज हो गई, तो यह भी चिंता का विषय। दूसरा, नई जनसंख्या दुनिया से संसाधनों को छीन रही है। क्यों? क्योंकि यदि पॉपुलेशन वहन क्षमता से ज्यादा होगी तो प्रतियोगिता है संसाधनों के लिए वो बढ़ेगी, और वो प्रतियोगिता है वो फिर स्वस्थ नहीं रहेगी। ठीक है, वो प्रतियोगिता अस्वस्थ प्रतियोगिता की तरफ बढ़ती जाएगी और वो संघर्ष का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? वो संघर्ष का रूप ले लेगी। अब देखो आगे, एक विद्वान हुए थे एर्लिच, है ना, ये 1960 में क्या कह रहे हैं, बात सुनना। 1960 में कह रहे हैं कि 1970 और 80 के दशक में जनसंख्या बम की स्थिति बनेगी। अर्थात वो 1960 में एर्लिच कह रहे हैं 1960 में कि भैया 1970 और 1980 के दशक जो है वो ऐसे खतरनाक होंगे कि जनसंख्या बम की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या खाद्य उत्पादन से बहुत ज्यादा अधिक हो रही है, बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो रहा है। बम नहीं तो भूख से मरना नहीं। यदि आप रोक लोगे, यदि जनसंख्या को बम नहीं बनने दोगे तो भूख से नहीं मरोगे। क्लियर? एक विद्वान हुए थे रॉबर्ट कापलान और थॉमस फ्रेजर, है ना, होमर डिक्सन। ठीक है, थॉमस फ्रेजर, होमर डिक्सन, इन्होंने जो काम दिया उसका शीर्षक क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हंगर गेम्स। और सेम इसी तरह की आशंका इन्होंने भी जताई। ठीक है, तो नव माल्थसवादी विचारधारा जो है ना, आइडियोलॉजी है, वो कहती है कि कृत्रिम उपायों से यदि आप संतति निग्रह अर्थात संतान पैदा नहीं करते हो, उस पर नियंत्रण करते हो, तो राष्ट्रीय कल्याण की दृष्टि से नैतिक है ये। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली मॉरल फ्रॉम नेशनल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कृत्रिम उपायों को अपनाकर संतति निग्रह की ओर बढ़ना चाहिए। ये करके आप राष्ट्रीय कल्याण में भागीदारी निभा रहे हो। इससे विवाहित जीवन सुखी रहेगा और जीवन स्तर ऊंचा रहेगा। ठीक है, इससे विवाहित जीवन तो सुखी रहेगा और जीवन स्तर ऊंचा रहेगा। माल्थस जो है वो वैवाहिक जीवन में कई प्रकार के नियंत्रणों की बात करता है, सेक्सुअल कंट्रोल की बात करता है। ये कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है, आप तो जो कृत्रिम उपाय हैं, आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं, उनको अपना लो। क्लियर? नव माल्थसवादियों में और माल्थस में ये अंतर है। ठीक है,
माल्थस और नव माल्थसवादी दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जनसंख्या की असीमित वृद्धि पर नियंत्रण जरूरी है। दोनों के मतभेद साधनों के बारे में है ना, क्योंकि माल्थस जो साधन बता रहा था, ठीक है, जिसमें उसने कहा ब्रह्मचर्य अपना लो, नैतिक बंधन, अरे भाई ये सब बहुत कठिन काम है, आम जनता के लिए ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। प्रबल कामेच्छा स्वाभाविक है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, वो स्वाभाविक है, तथा उसे लगातार दबाते रहने से कई प्रकार के मनोविकार पैदा हो सकते हैं, है ना। इसीलिए संतति निग्रह के कृत्रिम उपाय अपनाने चाहिए। क्लियर। अब एक काम आया क्लब ऑफ रोम की तरफ से, वो था लिमिट्स टू ग्रोथ, वृद्धि की सीमाएं। आपको पता होगा 1972 में जो क्लब ऑफ रोम है उसने वृद्धि की सीमाएं शीर्षक से अपना काम प्रकाशित किया। 1970 के दशक में मीडोज, रेंडर्स और बहरेन्स, इन तीनों के नाम याद रखना बेटा, है ना, बहरेन्स, ठीक है। इनका सिद्धांत वृद्धि की सीमाएं बहुत लोकप्रिय हुआ और इस पर कई बहुत सारी डिबेट भी हुई, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 1960 और 70 के दशक में हमने रिमोट सेंसिंग के द्वारा पृथ्वी के जो रिसोर्स पोटेंशियल है उसको गेज करना, उसको मापना शुरू किया, ठीक है। तो 1960 और 70 के दशक में उपग्रहों से प्राप्त पृथ्वी के संसाधन संबंधी मानचित्रों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी अंतरिक्ष घूमते हुए एक यान की तरह है जिसके संसाधन सीमित हैं। अब जब पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं तो जो जनसंख्या है उसको वहन करने की क्षमता असीमित कैसे हो सकती है? वो असीमित नहीं हो सकती। ये तर्क था क्लब ऑफ रोम का, है ना। फिर देखो, मीडोज, रेंडर्स और बहरेन्स ने 5 मूलभूत कारकों के अंतर संबंधों का विश्लेषण के आधार पे एक मॉडल दिया, और वो जो 5 मूलभूत कारक थे, है ना, जो फंडामेंटल फैक्टर्स या बेसिक फैक्टर्स है, वो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर पर्सन, है ना, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, फिर प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक प्रदूषण। ये 5 उसने बेसिक फैक्टर्स बताए। अब देखो, एक सीमित संसाधनों वाले विश्व में जनसंख्या के चर घातांक की वृद्धि को अनिश्चित काल तक स्थान नहीं दिया जा सकता। एक ऐसी दुनिया जहां पर रिसोर्सेज जो हैं वो डिफाइंड है, लिमिटेड है, ऐसी दुनिया में एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, चर घातांक की जनसंख्या वृद्धि कब तक बर्दाश्त होगी भाई? ठीक है, अनिश्चित काल तक हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, हमें उसको नियंत्रित करना होगा। 1970 के उपयोग स्तर पर अनव्यकरणीय संसाधन 250 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि जो एंटी माल्थुसियन है उन्होंने तर्क दिया कि ठीक है, समाप्त हो जाएंगे, वैकल्पिक संसाधन आएंगे, ठीक है, लेकिन नव माल्थसवादी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये समाप्त हो जाएंगे। नव्यकरणीय संसाधनों की वृद्धि की भी अपनी एक सीमाएं हैं। तो जो फर्टिलिटी रेट्स है उनको कम करके और प्रदूषण पर नियंत्रण करके जनसंख्या वृद्धि की अवधि को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, पर अंतिम सीमाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। आप एक सीमा तक जनसंख्या वृद्धि को और वहन कर लोगे, लेकिन एक स्तर पे आके आपको इस जनसंख्या वृद्धि को चेक करना ही होगा। यह नवमाल्थसवादियों का तर्क है ना। वैज्ञानिकों और जनांकीविदों, साइंटिस्ट और डेमोग्राफर क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने की अवस्था 2100 के पूर्व ही आ जाएगी। तो चेत जाइए, आपके पास में एक सदी का टाइम भी नहीं है, ठीक है, जबकि विश्व की जनसंख्या 10 अरब से अधिक होगी। अतः विश्व को 2050 तक जनसंख्या को शून्य वृद्धि जो स्टेबलाइज्ड लेवल के ऊपर ले आना चाहिए। इसको शून्य वृद्धि पर स्थिर करने की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात हमें 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन अर्थात स्थिरीकरण की स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए, जीरो ग्रोथ रेट को अपनाकर।
इस हेतु विकासशील देशों में जन्म दर घटाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर उपाय हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण एशिया के देश हैं और मुस्लिम जो विश्व है वहां पर जनसंख्या की वृद्धि दरें बहुत तेज हैं। अतः असीमित वृद्धि के कुपरिणाम जो हैं वो भी उन्हें भुगतने होंगे। अतः जनसंख्या की असीमित वृद्धि को रोकने के दो ही उपाय हैं। नंबर एक, प्रकृति द्वारा आरोपित सकारात्मक रोक, या तो आप सुधर जाओ वरना पॉजिटिव चेक्स काम करेंगे, अर्थात प्राकृतिक नियंत्रक काम करेंगे, है ना। और यदि आप इनको नहीं चाहते हो तो स्वयं स्वीकृत निरोधक उपाय अर्थात सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिवेंटिव मेजर्स को आप अपना लीजिए। आपके पास दो विकल्प हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन से विकल्प को चुनते हो, ऐसा नवमाल्थसवादियों ने कहा। नवमाल्थसवादियों ने यह भी कहा कि जनसंख्या में वृद्धि तब तक होती जाएगी जब तक कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, है ना। जब तक ये होता रहेगा तब तक होती रहेगी। 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति को जन्म दिया। उससे क्या हुआ, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, है ना। उससे क्या हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई, ठीक है, जिससे कृषि उत्पादन और पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। और इस वृद्धि के चलते 6 अरब जनसंख्या को भोजन दे पाने में भी हम समर्थ हो गए। आज तो हम ये बात जो है, इसके बाद अब हम 8 अरब हो गए हैं। हालांकि अभी भी काफी हद तक हम इस बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने में पूरी तरह नहीं लेकिन आंशिक रूप से हम सक्षम हैं। लेकिन ये स्थितियां आगे नहीं बनी रहेगी, इस और नवमाल्थसवादी इशारा करते हैं। भारत में भी हम देखें तो पिछले 40-50 सालों में हम देखते हैं कि माल्थस के जो कॉन्सेप्ट है उसकी विपरीत दशाएं देखने को मिलती है। अर्थात हमारे यहाँ जनसंख्या जो है वो तो मात्र और मात्र 2 गुनी के लगभग बढ़ी है, लेकिन खाद्य उत्पादन या कृषि उत्पादन हमारे यहाँ 3 गुना के लगभग बढ़ा है, ठीक है। तो ये बात हमें माल्थस का जो डर है उसके विपरीत देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अनुसार कृत्रिम उपायों के फलस्वरूप जहां विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दरों में कमी आई है, वहीं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। तो एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम जनसंख्या की वृद्धि दरों को नियंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हमारी कृषि उत्पादन की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, जिससे माल्थस के सकारात्मक रोक या पॉजिटिव चेक्स की आवश्यकता नहीं पड़ी है ना। तो ये जो तर्क है ये कौन दे रहा है, ये एंटी माल्थुसियन तर्क है ना, ये माल्थस विरोधी तर्क है। अब देखो इस स्लाइड पर माल्थस जो है उसका पक्ष भी है और इस स्लाइड पर जो एंटी माल्थुसियन है उनका पक्ष भी है। तो माल्थस और नव माल्थसवादियों का पक्ष तो एक जैसा है। वो कहते हैं कि देखो साहब, ये जनसंख्या है, ये चरघातांकी वृद्धि दर दिखा रही है ना, और ये गणितीय वृद्धि दर दिखा रहे हैं संसाधनों की वृद्धि। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको माल्थुसियन ट्रैप या पॉइंट ऑफ क्राइसिस कहते हैं। इस बिंदु के ऊपर क्या है, भूख की स्थिति है, संसाधनों की मारा मारी है, ठीक है। तो बचिए, ये स्थिति आने मत दीजिए, पॉपुलेशन को नियंत्रित करिए। एंटी माल्थुसियन कहते हैं कि पॉपुलेशन चरघातांकी रूप से वृद्धि कर रही है, वो तो आंकड़ों से सबको पता लग रहा है, लेकिन ये जो खाद्यान्न उत्पादन की जो वृद्धि है, ये देखिए एक सीमा तक गणितीय है, लेकिन जैसे ही कोई शानदार तकनीकी विकास आएगा ये एकदम से बढ़ जाएगी, अर्थात और बड़े जनसंख्या आकार का भरण पोषण करने में सफल हो जाएंगे हम। फिर बाद में इसमें स्थिरता आएगी, फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आएगा, फिर ये बढ़ जाएगी। तो बताइए यहां पर आपको कहीं भी ये माल्थुसियन ट्रैप है ना, ये पॉइंट ऑफ क्राइसिस यहां कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। तो जो एंटी माल्थुसियन कह रहे हैं कि तकनीकी विकास की सहायता से और वैकल्पिक संसाधनों को अपनाकर हम जो है वो माल्थुसियन ट्रैप की स्थिति कभी आने ही नहीं देंगे, या वो आएगी ही नहीं। इसलिए माल्थस के द्वारा सुझाए गए खतरे से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, हम ये देखते हैं, इस ग्राफ में साफ बताया है कि ये देखो, ये है जनसंख्या वृद्धि, और यहां पर ये जो पॉइंट है, ये तकनीकी नवाचार अपनाने पर एकदम से हमारी
जो खाद्यान्न उत्पादन क्षमता है या संसाधन क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने फिर तकनीकी नवाचार को अपनाया, फिर ये बढ़ गई, है ना। तो ये जो ट्रैप है, ये स्थिति आगे बढ़ती जाती है। ये जो ट्रैप पॉइंट है, जो क्राइसिस पॉइंट है, ये आगे बढ़ता जाता है। और ये क्राइसिस पॉइंट जो है ये तकनीकी विकास के कारण नहीं आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये बात कहते हैं कौन? एंटी माल्थुसियन। ठीक है, अब आलोचनाएं हम पहले कर चुके हैं, बहुत ब्रीफ में करेंगे क्योंकि पहले हमने केवल माल्थस की आलोचना की थी। अब हम माल्थस और नव माल्थसवादी जो पूरी विचारधारा है उसकी आलोचना समेकित रूप से करते हैं। देखो, माल्थस ने भूमि के द्वारा खाद्यान्न पूर्ति की सीमा पर आवश्यकता से ज्यादा बल दिया, क्योंकि उसने जो नवीन तकनीकी विकास है जो भविष्य में होने वाले थे उनको इग्नोर सा कर दिया था। 19वीं शताब्दी में कृषि क्रांति और 20वीं शताब्दी में अतिरिक्त कृषि उत्पादन, है ना, इन दोनों ने बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन की पूर्ति में कमी नहीं आने दी। इसलिए जो माल्थस का जो सुझाया गया जो खतरे का जो एक अलार्म था, है ना, वो फेल हो गया। ठीक है, रासायनिक खाद है, उन्नत बीज है, कीटनाशक है, अच्छी किस्म के जो पशुओं का प्रजनन है, ऐसे अनेक हमने उपाय अपनाए, फसल चक्रों को अनुकूल बनाया, अनेक उपाय अपनाए और हमने तेजी से उत्पादन में वृद्धि कर दी। और यही इसका कारण रहा कि माल्थस की विनाशकारी भविष्यवाणी जो है वो सच नहीं हो पाई। पहली आलोचना क्लियर। चलिए दूसरी आलोचना की बात करते हैं। दूसरी आलोचना में कहा गया है कि माल्थस ने औद्योगिक विकास के महत्व को अल्प मूल्यांकित किया, है ना। अब यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, यातायात के साधनों में वृद्धि होने से क्या हुआ, नए नए कच्चे माल के क्षेत्रों का पता लगा और वहां से कच्चा माल जो है वो हम वहां से खनन कर पाए, है ना। और उसके साथ खाद्यान्न उत्पादन के नए क्षेत्रों का विकास भी संभव हुआ। ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब औद्योगिक और तकनीकी विकास का परिणाम हुआ, यातायात के साधनों में वृद्धि का परिणाम हुआ। और इसके साथ साथ हमने देखा कि यूएस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि में बहुत विशाल मैदानी क्षेत्र थे जिनको हम पहले कृषि के लिए उपयोग में नहीं ला रहे थे, हमने उनको खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया। ये भी आलोचना है माल्थस और नव माल्थसवादियों की। फिर है माल्थस के धार्मिक विश्वास ने उसे आगे आने वाले समय में गर्भ निरोधक साधनों के व्यापक उपयोग की कल्पना से वंचित रखा। आज हम देख रहे हैं कि उन्नत देशों में, जो विकसित देश हैं, गर्भ निरोधक साधनों का इतना व्यापक और नियमित उपयोग हो रहा है कि उन्होंने अपनी जनसंख्या को लगभग स्थिर कर लिया है। और बहुत सारी जगह पर तो स्थिति यह है कि जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। विश्व में जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है पूरे वैश्विक स्तर पे। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं, जैसे अफ्रीका है। अफ्रीका 21वीं सदी में सबसे ज्यादा तेज गति से जनसंख्या वृद्धि दर्शा रहा है। इन टोटल यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो जनसंख्या तो जन्म दरों में भी कमी आई है और जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आई है पूरे वैश्विक स्तर पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका जैसे जो देश है, ठीक है, उन्होंने जन्म दरों को घटाने के अथक प्रयास किए हैं, खूब प्रयास किए। ठीक है, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश हैं, उन्होंने तो अपनी जनसंख्या को लगभग स्थिर कर लिया। लातिन अमेरिका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और भारत को अपने परिवार नियोजन कार्यक्रमों के जरिए जन्म दरों को घटाने में अच्छी सफलता मिली, है ना। ये हमें देखने को मिल रहा है वैश्विक स्तर पे, अलग अलग जगह पे। यद्यपि इन देशों में जनसंख्या स्थिर करने के लिए अभी भी प्रयास जारी है। अफ्रीका और मुस्लिम विश्व, जहां जन्म दरें और उर्वरता दरें उच्च हैं, अपनी जनसंख्या वृद्धि को कम करने की वहां पर हमें आवश्यकता है। हमें इन स्थानों पर अब फोकस करने की जरूरत है। लेकिन इन टोटल जो माल्थस का जो खतरा है वो हमें दिखाई नहीं देता। एक और संसाधनों में, विशेषकर कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि जो है वो लगातार घटकर और स्थिरता के स्तर पर आ रही है। ऐसी स्थिति में माल्थस के प्रकृति द्वारा आरोपित सकारात्मक रोक, जैसे युद्ध है, महामारी है, अकाल है, ठीक है, उनसे बचा जा सकता है ना, वो स्थिति नहीं आएगी। अतः माल्थस का सिद्धांत सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही सार्थक हो, व्यवहारिक दृष्टि से ये मान्य नहीं है। ऐसा
माल्थस के आलोचकों ने कहा, क्योंकि ये सब आलोचना ही कर रहे हैं हम। यद्यपि माल्थस के सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई, लेकिन उसके बावजूद ये पहला प्रयास था जब जनसंख्या की असीमित वृद्धि के कुपरिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया, चेतावनी दी गई। इससे जनसंख्या के असीमित वृद्धि से संबंधित अनेक अध्ययनों को बल मिला। इससे जनसंख्या के आकार तथा वृद्धि का सामाजिक और आर्थिक दशाओं के साथ संबंधों का गहन अध्ययन करने का अवसर भी लोगों को मिला। इसलिए माल्थस के सिद्धांत की प्रासंगिकता को हम आज भी नकार नहीं सकते हैं। अनेक कमजोरियों के बावजूद माल्थस के सिद्धांत को विश्व की घटनाओं से पुनर्जीवन मिलता रहा है। आपने देखा कि 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा की जो इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, उसका विश्व स्तर पर हमें प्रकोप देखने को मिला और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। फिर हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिला, कई भागों में हमें फैमिन्स देखने को मिले, और अभी हाल ही में हमें कोरोना जैसी पैंडेमिक का सामना करना पड़ा, जो इस बात का संकेत देते हैं कि माल्थस के सिद्धांत को हम सिरे से पूरी तरह नहीं नकार सकते। ये बार बार ये सिद्धांत जो है ये कहीं ना कहीं अपनी क्रियाशीलता को उद्घाटित करता है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर थी, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि माल्थस के सिद्धांत पर कुछ नई इंसाइट्स आपको मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।